हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत का प्रमुख मानचित्र। दोस्तों भारत के अंदर प्रमुख मानचित्र के अंदर हम पढ़े भारत के अंदर जो मैप है, दोस्तों भारत का जो मैप है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कि भारत के अंदर जो कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है दोस्तों अंदर कि भारत का जो विस्तार दोस्तों कहाँ कहाँ तक है, दोस्तों भारत का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक है, दोस्तों भारत के अंदर कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, दोस्तों भारत के अंदर कौन सी नदी कहाँ जाकर कहाँ से उद्गम स्थल, दोस्तों कहाँ से उसका उद्गम स्थल दोस्तों, और कहाँ जाके वो गिर जाती है दोस्तों, और कहाँ जाके वो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई दोस्तों वो कितनी कौन से राज्य से होकर बहती है दोस्तों। और वो जो भारत की जो बहुत सारी ऐसी श्रेणियाँ दोस्तों, भारत के विभाजन, भारत के क्षेत्र को जो कई सारी श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों, उसके पर्वत के आधार पर, उसके पठारों के आधार पर, उसके मैदानों के आधार पर दोस्तों, और कई कई सारे राज्यों को उनको सी श्रेणियाँ जो एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि हमें भारत के ये जो श्रेणी है दोस्तों, भारत की जैसे मान लीजिए कि ये राज्य कौन सी श्रेणी में आता है, ये राज्य वो राज्य कौन सी श्रेणी में आता है, या फिर इस तरीके से हमें क्वेश्चन कई सारे जैसे कि कई सारे ऐसे ऐसे एग्जाम है जो हमें श्रेणियों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सी श्रेणी कहाँ है, कौन सी श्रेणी कहाँ पाई जाती है। पठार संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा पठार कहाँ है दोस्तों, पर्वत के बारे में कौन सा पर्वत कहाँ है दोस्तों, इस आधार पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें इसके लोकेशन यानी कि हमारे नॉलेज के आधार पर हमें हमारे एग्जाम के बेस पर, दोनों बेस पर हमें पता होना बेहद जरूरी दोस्तों कि कौन सी श्रेणी कहाँ है दोस्तों। दोस्तों श्रेणियाँ होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों इस मैप के बारे में। और सबसे सबसे मेन बात दोस्तों, इसमें हम ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो मैप है दोस्तों उसके अंदर की श्रेणियाँ कौन सी श्रेणी किस राज्य में कहाँ पर स्थित है, और उस श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है। और दोस्तों जो श्रेणी निकलती है नदी, तो वो नदी निकलती है तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ जाकर बह जाती है, कौन सी नदी उसमें मिल जाती है, कौन सी नदी उसमें जाकर मिल जाती है, उसकी जो श्रेणी जो नदी होती है वो कौन सी नदी कौन से सागर में जाकर मिल जाती है, इस मैप के अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो राज्य है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राज्य है इसके अंदर, जैसे राज्य दे रखा है तो उस पर राज्य कौन सा राज्य की लोकेशन कहाँ है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों कि कौन सा राज्य की लोकेशन कहाँ है, और उसका 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 अपनी लोकेशन का अपनी स्थिति कहाँ है दोस्तों। हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें बहुत सारे जैसे कि मान लिया इसमें जो अपने भारत देश है, जो भारत के अंदर एक जैसा भारत नहीं, हम सोचते थे कि भारत एक जैसा नहीं, तो भारत के अंदर बहुत सारे वहाँ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी ऊंचाई, उसकी नीचाई, उनकी उनकी अपनी अपनी एक उनकी मिट्टियाँ अलग पाई जाती है दोस्तों, उनके वन वन विभाग वन के प्रकार, वन विभाग सारे मतलब हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से। हम अगर मान लीजिए पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों हमारा जो मतलब उनका जो कल्चर कृषि उधर का एरिया, यानी कि मतलब उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी अपनी एक जो जो उनकी स्थिति है दोस्तों, भौगोलिक के आधार पर, उनके जो रहने कल्चर के आधार पर देखा जाए तो हर प्रकार से हमारा पूर्वी क्षेत्र अलग पाया जाता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तरी क्षेत्र में भी अलग पाया जाता है, दक्षिण क्षेत्र में अलग पाया जाता है, और यहाँ तक पश्चिम एरिया, ये सभी एरिया में दोस्तों अलग अलग हर प्रकार से यानी भौगोलिक विस्तार के आधार पर हमें अलग अलग तरीके भाग को हम मिलते हैं दोस्तों, यानी कि अलग अलग विभिन्नता हमें मिलती है दोस्तों यहाँ पे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो वहाँ के मिट्टी के बारे में पढ़े, यानी कि वहाँ के वन के प्रकार, वन के बारे में पढ़े दोस्तों, वहाँ की कृषि के बारे में, वहाँ की फसलों के बारे में पढ़े दोस्तों, और वहाँ के क्षेत्र के बारे में पढ़े दोस्तों, और वहाँ के जो मतलब जो ज़मीन है दोस्तों, वो ज़मीन यानी कि ज़मीन यानी ऊंचाई नीची, जो ज़मीन है ऊंचाई नीचे, तो हर क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाई नीचाई पाई जाती है दोस्तों। तो हमें इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा ही इस तरीके से कवर करेंगे कि यानी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, और ये हमें क्वेश्चन के यानी हमारे एग्जाम के बेस के आधार पर भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और हमारे नॉलेज के आधार पे हम इसको कवर करेंगे दोस्तों कि कौन सा भाग कहाँ है, और कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, और राज्य में कौन कौन से पठार है दोस्तों, और कहाँ से उसके पठार की जो लंबाई है, उनकी चौड़ाई कितनी है, जो पठार संबंधित क्वेश्चन में एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप उसको देखिएगा ताकि आपको पठार संबंधित क्वेश्चन आपको पठार संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमें पठार संबंधित हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देखिएगा आप उस वीडियो को, और आप पठार संबंधित द्वारा उसमें डिटेल दे रखा है कि कौन सा पठार कहाँ पर और कौन सा बड़ा पठार, कौन सा छोटा पठार है, उस पठार में पठार की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों, पठार क्या होते हैं दोस्तों, और पठार के जो निर्माण होता है क्या, तो पठार के अंदर कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार में जो जो छोटा पठार कौन सा है, बड़ा पठार कौन सा है, कौन से राज्य में कौन सा पठार, ये सारा हमने इस वीडियो में कवर कर रखा है दोस्तों। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा ताकि आपको पठार से संबंधित सारा ही डिटेल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस मैप के पूरा भारत का मैप हमारे सामने रखा है दोस्तों, और भारत के अंदर हमने पूरा मैप हम पढ़ेंगे दोस्तों। भारत का जो मैप है पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे कि कहाँ पे कौन सी श्रेणी है, और कौन सा राज्य से संबंधित है, और कौन सा कहाँ कौन सा राज्य, कौन सा हमारा देश पड़ोसी देश है, ये सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस मैप के माध्यम से। तो दोस्तों मैप हमारे सामने रखा है, और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपने अपनी लोकेशन, अपने नॉलेज के आधार पर, अपने एग्जाम के बेस के आधार पर, यानी हमें पूरा पता है कि भारत देश की हम रहते हैं, और भारत देश के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे भारत देश की स्थिति क्या है, हमारा विस्तार क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा भाग कहाँ है, हमारा विभाजन कैसा है, जैसे यानी पूरा ही हमारे को ये पता होना बेहद ज़रूरी दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पूरा ही आपको सही तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा आप, ताकि
आपको मैप के बारे में पूरे समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मैप के माध्यम से शुरू से मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसमें दोस्तों जो भारत देश है दोस्तों, भारत देश की शायद आपने पढ़ा ही होगा पहले, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आपको बता दो दोस्तों कि हमारे भारत देश की जो अक्षांश और देशांतर रेखा है उसमें, और हम ये भी पढ़ेंगे दोस्तों कि इसके अंदर जो ऊंचाई से लेकर जो नीचे तक एरिया तक हम आते हैं दोस्तों, तो इससे कितना किलोमीटर हमें फासला तय करना पड़ता है, और पश्चिम से लेकर पूर्व यानी पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे दोस्तों, तो हमें कितना किलोमीटर तक, मैंने पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे तो हमें कितना किलोमीटर का यानी कि हमें फासला तय करना, यानी इनकी लंबाई उनकी चौड़ाई कितनी दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वैसे लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बोल के ज़रूर बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ तो बहुत सारा इसमें, लेकिन फिर भी डिटेल में आपको मैं पूरा कवर करूँगा दोस्तों कि कहाँ पे कौन सी श्रेणी है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। तो दोस्तों शुरू से मैं स्टार्ट करूँ अक्षांश देशांतर से, और ऊपर से नीचे और नीचे से दाएं से बाएं तक चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट, काफ़ी देर हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा मैप दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करूँगा दोस्तों मैं यहाँ से अपनी यहाँ से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि दे रखा है कि ऊपर से जैसे ये नंबर्स दे रखे हैं दोस्तों, आपको शायद समझ आएगी, जो नंबर्स दे रखे हैं ये दोस्तों, ये नंबर्स हमारे ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नंबर। क्या दोस्तों, मान लिया आपने कभी ग्लोब देखा हो, यानी कि पूरा हमारा ग्लोब है दोस्तों, ये हमारा ये भारत देश के अंदर ग्लोब के अंदर जो ग्लोब के ऊपर भारत देश, तो इसके अंदर जो अक्षांश देशांतर रेखा के ये नंबर्स लिखे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है दोस्तों, ये तो हम ये जो आप शायद अक्षांश देशांतर समझते होंगे दोस्तों कि आप जैसे कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बता दोस्तों कि जो अक्षांश होते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा देखा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो लंबाई, ये चौड़ाई, ये जो रेखाएं हैं, जैसे नंबर ये क्या है, अक्षांश रेखाएं दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं। और ये जो है ना दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। क्या है दोस्तों, ये जो दे रखी है दोस्तों, ये देशांतर रेखा है, ये आप समझ रहे होंगे। इसमें ये दे रखी है अक्षांश और देशांतर रेखा है। इसमें इस तरीके से भारत को विभाजित करें कि भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता चलता है कि भारत की स्थिति कैसे कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे भारत की अक्षांश और देशांतर। अब देखो मान लीजिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा आप समझ गए कि नंबर्स कैसे दे रखे हैं। तो हमारा जो भारत देश है दोस्तों, तो आप देख रहे हो 36 यहाँ ले रखा है, 36 यानी कि 36 से लगाकर 36 है ना दोस्तों। तो ये 36 से यानी कि हमारा जो भारत देश है वो 36 से लगाकर 36% देश अक्षांश रेखा से लगाकर 84 कहाँ तक दोस्तों, यहाँ पे 80 दे रखा है, आपको समझ में आ रहा है 84 यानी कि 80 दे रखा है, तो इसका 84 अक्षांश उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तक हमारा ये पाया जाता है। क्या है दोस्तों, ये हमें देशांतर, सॉरी ये देशांतर है, ये देशांतर है ना, ये अक्षांश है, आपको मैंने बताया। तो ये जो है हमें देशांतर, ये क्या, तो 36 उत्तरी देशांतर से दक्षिण देशांतर हमारा तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये हमें मिलेगा दोस्तों 84 तक। कितना, 84 यानी कि 36 डिग्री 6 से और हमें 84 तक हमें ये देशांतर तक मिलेगा दोस्तों। फिर इसी तरीके से दोस्तों हमें बात करें देशांतर रेखा अक्षांश रेखा की, तो दोस्तों अक्षांश रेखा में क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि मान लीजिए गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात की अरुणाचल प्रदेश के जो बीच में जो मतलब मान लीजिए कि इसी अक्षांश और देशांतर रेखा कैसे किस तरीके से हम फाइन करेंगे दोस्तों, तो ये दे रखा है जैसे मान लीजिए यहाँ से 68, ये 68 से 68, तो ये 68 यानी कि 68.6 डिग्री अक्षांश दक्षिणी पश्चिम अक्षांश से हमें पूर्वी अक्षांश से हमें यानी कि 97.25 यानी कि 97.25 हमें देशांतर अक्षांश तक हमें ये फासला हमें यहाँ तक मिलेगा दोस्तों। यानी कि इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि इधर क्या लोकेशन है 36 से 84 और इधर क्या है 68.7 यानी 68.7 से इधर 97.25 उत्तरी अक्षांश पश्चिमी अक्षांश तक। तो आप शायद समझ गए होंगे कि इसकी स्थिति कैसी है। मैंने आपको अक्षांश देशांतर सबको समझाया था। इस यहाँ पे इस तरीके से आप देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों दे रखा है इसमें, ऐसा आप समझ गए होंगे कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश और उत्तरी देशांतर से पूर्वी देशांतर से पश्चिम देशांतर की उसकी स्थिति और कितने नंबर पर हमारा भारत देश स्थित दोस्तों सब शायद आप समझ गए होंगे इसके अंदर। अब दोस्तों इसमें कुछ और लोकेशन दे रखी है। मान लीजिए ऊपर से आप चलते राइट ऊपर से, तो ऊपर कुछ लोकेशन दे रखी है। मान लीजिए कि मैं इसको जूम कर लेते देखते हैं इसमें कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि जो श्रेणियाँ दे रखी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी से, यानी कि भारत की जो श्रेणी है, कौन की श्रेणी कहाँ पाई जाती है। एग्जाम के बेस पे समझेंगे दोस्तों और हमारे नॉलेज के बेस पे कि हमारी श्रेणियाँ जो है दोस्तों क्या है और कैसी श्रेणी है दोस्तों। हमें श्रेणी को पता होना चाहिए कि श्रेणी होती है दोस्तों। श्रेणी उसे बोलते हैं दोस्तों, आपको जैसे श्रेणी वो जैसे मान लीजिए कि वो कोई हिमालय पर्वत है, तो हिमालय की भी कोई श्रेणी यानी कि उसको कई सारे भागों में बांटा गया है ना श्रेणी में। तो श्रेणी यही कि उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया, तो इसलिए उसका नाम भी रख दिया गया कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इस तरीके से श्रेणी नाम रख दिया गया दोस्तों।
तो आप जैसे मान लीजिए कि ये अलग अलग श्रेणियाँ देगी, तो इनके अलग अलग नाम है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका विस्तार और अलग अलग इनका स्थिति और अलग अलग इनकी अलग अलग नेम दे रखा है दोस्तों। इनका अलग अलग अपना अपना एक अलग ही महत्व है दोस्तों। तो आप इन्हीं श्रेणियों से दोस्तों कई सारी नदियाँ निकलती हैं, इन्हीं पहाड़ों से कई सारी नदियाँ निकलती है, इन्हीं पहाड़ों से वो कई सारी नदियाँ इसमें निकल कर किसी अलग नदियों में भेज जाती, कई कोई कोई नदियाँ अलग अलग नदियों और कई नदियाँ अपने बंगाल की खाड़ी और वही बहुत सारे अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो आपको पूरा ही इस वीडियो में इस श्रेणियों से जो संबंधित जो नदियाँ निकलती वो भी आपको कवर करा दिया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ श्रेणियों में से कौन सी नदियाँ निकलती और शायद मैप के अंदर ही सब कुछ दे रखा है कि हमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती, बस थोड़ा सा हमें उसको उद्गम इसका उसका गिरने का स्थान भी समझ लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे रखा है पामीर ग्रंथि, जैसे पामीर ग्रंथि जैसे यहाँ दे रखा है, तो पामीर ग्रंथि जो है दोस्तों, तो ये जो पामीर ग्रंथि दोस्तों, ये हमें सबसे जो उत्तरी बिंदु, अभी आपको जैसे मान लीजिए कि जो से अभी दोस्तों यहाँ से मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, थोड़ा सा दे रखा है इसके अंदर, थोड़ा लोकेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो जैसे दे रखा दोस्तों जैसे दे रखा है दोस्तों, दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले बात करें हम दोस्तों कि जो इसकी यहाँ से जैसे मान लीजिए कि इंदिरा सबसे ऊंची, अगर मान लीजिए कि उत्तर जम्मू कश्मीर का जो हमारा पॉइंट है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर सबसे ऊंची एरिया कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कौन सा एरिया दोस्तों, जम्मू कश्मीर। नीचे एरिया कौन सा दोस्तों, सबसे नीचे का एरिया कौन सा दोस्तों हमारा, ये हमारा नीचे का सबसे एरिया यानी कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी वो यानी ऊपर से अगर नीचे हम बात करें तो ऊपर जो हमारा राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा रहा जम्मू का, नीचे का एरिया है मतलब तमिलनाडु, और साइड में जो पूर्वी जो एरिया पूर्वी एरिया, सबसे पूर्वी एरिया जब बात करें तो पूर्वी एरिया में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और साइड में गुजरात का कौन सा है, तो इसमें पूर्व पश्चिम में कौन सा, गुजरात। तो इस तरीके से चारों दिशाओं को जो अलग अलग राज्यों को जो सबसे लास्ट में जो हमारा राज्य है वो कौन कौन से, तो ये है वो जम्मू कश्मीर, नीचे आ जाएगा तमिलनाडु, इधर साइड में हो जाएंगे तो पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, और फिर पूरे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कौन सा, गुजरात हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करो, मान लीजिए कि ये यहाँ से जो दे रखा है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु जब मान लीजिए तो इंदिरा कोल है। कौन सा दोस्तों, इंदिरा कोल आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा कोल इसका सबसे उत्तरी बिंदु। नीचे का बिंदु कौन सा दोस्तों, इसका नीचे का बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे, ये इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु दोस्तों। यहाँ पे सबसे नीचे का एरिया, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ऊपर से नीचे तक ये है दोस्तों हमारा, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पॉइंट। इसी तरीके से दोस्तों हम इधर की बात करें दोस्तों, जम्मू का अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिस्से का, तो इधर दोस्तों सबसे लास्ट का बिंदु दोस्तों हमारी बात करें तो ये वालांगू। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु कौन सा, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कॉल। नीचे आएंगे तमिलनाडु इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल में कौन सा पूर्वी बिंदु सबसे, वालांगू की स्थिति की दोस्तों लोकेशन क्षेत्र का नाम है वालांगू। और दूसरे पे अपन बात करें तो गुजरात के जो सबसे लास्ट में जो क्षेत्र जो पूर्वी पश्चिम इसका है दोस्तों सरक्रिक। क्या नाम दोस्तों, सरक्रिक ध्यान रखिएगा। यानी कि इधर से जो स्थिति है दोस्तों, ये सरक्रिक है, ये वालांग हो जाता है, ये सरक्रिक हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो एरिया है दोस्तों, उसकी लंबाई है, तो इसका दोस्तों लंबाई है दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक 3210 किलोमीटर, यानी कि 3210 किलोमीटर में ऊपर से आएंगे तो नीचे तक आने में दोस्तों हमें कितना किलोमीटर फासला तय करना पड़ेगा दोस्तों, 3210 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें भारत की स्थिति पता होना चाहिए कि कौन सा ऊपर से लेकर नीचे तक का एरिया कितना किलोमीटर दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखा है दोस्तों कि मान लीजिए कि ऊपरी हिस्सा मैंने बताया। अब जैसे मान लीजिए नीचे जो और पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक का एरिया कितना है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम का एरिया बात करें दोस्तों हम, तो पूर्व से पश्चिम का मान लीजिए वालांगू से लगाकर हम सर्किट तक जाएंगे तो हमें कितना एरिया तय करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उत्तर का पता नहीं, इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक जाने के लिए 3210 किलोमीटर यानी 3210 किलोमीटर हमें फासला तय करना पड़ेगा, यानी इतनी इसकी जो लंबाई है, और इस फैसले से हम इतना किलोमीटर ये हमें मिलता है भाग। लेकिन हम दोस्तों मान लीजिए वालांगू, अरुणाचल प्रदेश की जो वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश की वालांगू से लेकर हमें गुजरात के सरक्रिक तक जाना है। कहाँ तक, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश वालांगू से हमें गुजरात के सरक्रिक तक जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें कितना किलोमीटर, यानी कि 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर का फासला हमें तय करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के वालांगू से गुजरात के सरक्रिक तक, तो 2933 किलोमीटर का फासला हमें तय करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, इन संबंधित क्वेश्चन पूछे सकते हैं। मैं जितने बताया, जैसे मैंने ऊपर से लगा, मैंने बताया ऊपर का मैंने बताया 3.8 से 84 मैंने बताया पूरा। और उसी तरीके से जो पश्चिम में जो एरिया पूर्वी एरिया यानी कि 68 पॉइंट से 68 डिग्री पॉइंट 7 से 97.25, ये जो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश और उत्तरी पश्चिम से पूर्वी देशांतर से पश्चिम देशांतर, आपको ये पूरी उत्तरी देशांतर, दक्षिण देशांतर और पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश की जो नंबर से वो ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इतनी लोकेशन में हमारा भारत देश बसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसी तरीके
तरीके से 29-33 किलोमीटर तक ये हमारा ये चौड़ाई है इस भारत देश की, उतना किलोमीटर हमें पहुँच ये अगर जाएंगे तो दोस्तों इतना समय लगेगा, इसमें 29-33 किलोमीटर तक का हमें ये किलोमीटर का फासला मिलेगा दोस्तों, आपको शायद समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि ये तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ इसमें ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जो ये एरिया है ये इसके बारे में हम डिटेल बात करें तो ये भी समझ कि ये क्या है दोस्तों और ये क्या चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो चीज़ है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि जो जो अपना जो भारत देश है, हम भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर कोई एक जैसी समतल भूमि नहीं है। यहाँ पे भारत देश का ऐसा नहीं है कि बस केवल एक जैसी समतल भूमि या फिर हर एक राज्य का अलग अलग, या हर एक राज्य में एक जैसी यहाँ पे भूमि एक जैसी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबका अपना अपना ऊंचाई से लेकर नीचाई और उसकी कुछ श्रेणियाँ भी है दोस्तों। तो उसमें मान लेंगे बात करें दोस्तों कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि समतल समुद्र से 900 किलोमीटर की ऊंचाई है ना। तो दोस्तों ये जो दे रखा है दोस्तों, ये जो एरिया है समुद्र से 900 किलोमीटर ऊंचा, तो ये जो एरिया है ये हमें ये पढ़ना है। और 600 से 900 किलोमीटर 900 600 से 900 900 से 300 600 और 0 से 300 और ये शिखर और ये पर्वत श्रेणी है ना। इसमें हमें बांटा है, यानी कि इतने जो ये जो एरिया है इसमें हम भारत को बांट रखा है, यानी भारत को इतने ये लोकेशन दे रहा है कि इतने इसमें ये इतनी ऊँची ऊँची श्रेणियाँ पाई जाती है। अब मान लिया जाए कि मान लिया समुद्र से 900 मीटर, तो ये जो एरिया है कौन सा, ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये हमें काफ़ी 900 मीटर से ऊंचा मिलेगा। कहाँ से, समुद्र तल से। कितना, समुद्र तल से हमें 900 मीटर ऊंचा एरिया यहाँ से मिलेगा दोस्तों। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो 600 से 900 मीटर कौन सा होगा, तो 600 से 900 मीटर की जो आपने देख रहे होंगे इसके अंदर ये बहुत सारा ऐसे ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दोस्तों ब्लैक कलर का है ना। सो ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ये 600 से 900 मीटर का एरिया, यानी कि यही श्रेणियाँ, यही बहुत सारी ऐसी श्रेणियाँ हैं, पर्वत है यहाँ पे दोस्तों, बहुत से पठार। तो ये दोस्तों ये हमें यहाँ मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 600 से 900 मीटर। आप ध्यान रखिएगा, ये तो 900 मीटर की समुद्र से लंबाई ऊंचाई होगी, उसकी फिर 600 से 900 मीटर ये मिलेगा। फिर 300 से 600 मीटर कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा हल्का, यानी कि ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये 600 से 300, यानी कि 300 से 600 मीटर ये मिलेगा। लेकिन ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर मान लिया जाए कि इधर ये जो हिस्सा मान लिया कर्नाटक का हो जाएगा, थोड़ा आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा, थोड़ा सा मान लिया जाएगा छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा इसमें हो जाएगा, गुजरात का थोड़ा सा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का थोड़ा सा, गुजरात का थोड़ा सा हो जाएगा। इस तरीके से ये 300 से 600 मीटर मिल जाएगा। लेकिन फिर 300 ये हमें समतल मैदान, ये है ना दोस्तों, ये हमारा हिस्सा ये समतल मैदान का है। किसका, समतल मैदान, आप समझ रहे होंगे। ये जो है ना सर, ये समतल मैदान है, इसमें ये लोकेशन मिलेगी। ये इस तरीके से हमें यहाँ पे काफ़ी नीचे का एरिया ये समतल मैदान का है। इसमें 0 से 300 मीटर, समुद्र तल से कितना किलोमीटर मिलेगा दोस्तों में, केवल 0 से 300 मीटर का, यानी कि केवल 0 से 300 मीटर ही हमारे को ऊंचाई यहाँ पे मिला है। कौन से मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले से लोकेशन बता दूँ, भारत की, हमारा भारत देश की जो राज्य है उसके बारे में डिटेल बता दूँ, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो मान लीजिए सबसे पहले बात करूँ, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है ना। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पर स्थित है, सबसे ऊपर स्थित। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पंजाब है ना, यहाँ पे क्या है, पंजाब। ये जम्मू कश्मीर पंजाब हो गया है ना। सो फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे दिल्ली मिल जाएगा है ना, यहाँ पे दिल्ली मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ के हरियाणा मिल जाएगा है ना, जरा नीचे हरियाणा मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा थोड़ा सा है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, ये गुजरात हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा गोवा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे केरल हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा। फिर नीचे आएंगे तो ये तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से थोड़ा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों है ना, तेलंगाना हो जाएगा। थोड़ा फिर नीचे और आएंगे तो ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, ये कर्नाटक का हिस्सा हो जाएगा। ये हिस्सा कर्नाटक का हो जाएगा। ये जो नीचे जैसे मान लीजिए कि कौन सा, मैं थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में सब समझ, यानी कि थोड़ा ये कर्नाटक का हिस्सा हो जाएगा ना। फिर नीचे आएंगे तो ये थोड़ा तेलंगाना का है ना, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तेलंगाना का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों है ना। फिर आगे बढ़े तो उड़ीसा का, ये उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों है ना, ये फिर झारखंड हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार हो जाएगा दोस्तों है ना, बिहार यानी कि इसी हमारे लोकेशन पे से यहाँ बिहार से दोस्तों, बिहार हो जाएगा दोस्तों। फिर ये जो हिस्सा ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों है ना, आप समझ गए होंगे शायद यहाँ से, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा थोड़ा सा। और फिर नीचे आएगा ये सिक्किम, कौन सा, सिक्किम का हिस्सा, यानी कि सिक्किम का हिस्सा हो जाएगा। फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे दोस्तों तो हमें नीचे ये जो एरिया है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपको मैंने बता दिया अरुणाचल लास्ट लोकेशन, यानी कि सबसे लास्ट पे देखो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश ये पास में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से नीचे आएंगे दोस्तों यानी कि नागालैंड, इसके नीचे आएंगे नागालैंड। फिर यहाँ से ये फिर यहाँ से मिले दोस्तों हमें मिजोरम है ना, मणिपुर दोस्तों, ये मणिपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम है ना। फिर इसी तरीके से दोस्तों यहाँ मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेघालय और ये त्रिपुरा है ना, ये इस तरीके त्रिपुरा, और ये नीचे तो मैंने बता दिया मिजोरम है ना इस तरह। तो इस तरीके से आपको लोकेशन ये मिल जाएगी दोस्तों, कहाँ पे, इस भारत के अंदर, भारत के मानचित्र में ये इस तरीके से लोकेशन है इन राज्यों की दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे कौन सी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इन्हीं में बहुत सारी अपनी अपनी श्रेणी है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे आप कौन सी श्रेणी कहाँ है,
कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। और ये जो दिखा रहा है दोस्तों ये उच्च आवाज़, यानी कि जो उत्तरी एरिया को दिखा रहा है दोस्तों, है ना, ये उत्तरी अक्ष। अब थोड़ा सा और नीचे की बात करें, मान लीजिए ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है ना, ये हिंद महासागर है, आप समझ रहे होंगे ये हिंद महासागर है यहाँ पे, है ना, ये लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समुद्र, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है, ये अंडमान समुद्र है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ये अंडमान समुद्र यहाँ पर स्थित है। शायद आप समझ गए होंगे इसके अंदर कौन कौन से स्थिति कहाँ पर स्थित है। आप लोकेशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होता ही नहीं है वैसे, पर जैसे अरब सागर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, अरब से लक्षद्वीप, ये हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार यहाँ पे ये स्थित है, म्यान। अब दोस्तों थोड़ा सा इसी नीचे हमारे इसी भारत के नीचे आएंगे तो हमें थाईलैंड मिलेगा, नीचे थोड़ा सा पास में थोड़ा सा साइड में जाएंगे, यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा हम साइड में जाएंगे तो इसके हमें इंडोनेशिया मिल जाएगा ना, थाईलैंड और इंडोनेशिया मिल जाएगा, ये म्यांमार का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये क्या हो जाएगा, म्यांमार का हिस्सा हो जाएगा। यानी पड़ोसी राज्य, यानी सब पड़ोसी देशों के नाम बता रहे हैं दोस्तों आपको, ये पड़ोसी देशों के राज्य कौन कौन से है ना। फिर थोड़ा सा ये तो हमारा हो जाएगा चीन, है ना, ये चीन है, चीन के तिब्बत की लाशा, यानी कि तिब्बत भी इसी के चीन के साइड में थोड़ा सा, तो तिब्बत ही हो जाए, ये चीन का हिस्सा पूरा, है ना। सो और ये जो हमारा भारत देश है हमारा दक्षिणी एशिया, पूरा दक्षिणी एशिया में आ जाता है दोस्तों, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा चीन, है ना। फिर इधर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोस्तों तो हमें ये चीन का हिस्सा ही मिलेगा पूरा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, पूरा ही पाकिस्तान का एरिया। थोड़ा सा ऊपर जाएगा अफगानिस्तान मिल जाएगा ना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कजाकिस्तान की जो है दोस्तों वो आपको जो कजाकिस्तान की जो आपको ये अलमाटा है ना, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है ना, सो राजधानी आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, आपको ध्यान रखना है ना। और ये पाकिस्तान का, चीन की राजधानी बीजिंग है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है ना, बैंकॉक। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, अंडमान की राजधानी कवारत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। थाईलैंड और मैंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना, सो ध्यान रखना है ना। सो इस तरीके से अब हमारे बांग्लादेश यहाँ पे हो जाए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पे अगर मुद्रा की बात करें तो टका इसकी मुद्रा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, यानी इसीलिए इसको बंगाल की खाड़ी इसलिए क्योंकि बंगाल में पश्चिम बंगाल के पास में से बंगाल, इसलिए बंगाल की खाड़ी बोला जाता है दोस्तों। तो शायद आप ये पड़ोस के नाम भी आप शायद समझ गए होंगे कौन कौन से राज्य में कहाँ पर ये स्थित है, कौन कौन से देश कहाँ पर स्थित, लोकेशन के आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसमें अपन ने दोस्तों राज्यों के नाम भी यार कवर करे हैं और पड़ोसी देशों के नाम भी कवर करेंगे दोस्तों। अब थोड़ी सी हम इसमें और लोकेशन के बारे में बात करिए तो हमारा हो गया, ये जितनी साइड में बातें थी ये तो हम, अब इसके अंदर में बचे क्या है दोस्तों, श्रेणियाँ पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। और श्रेणी के बाद थोड़ा पठार पढ़ेंगे, फिर पठार के बाद हम पढ़ेंगे जो नदियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इसके अंदर सबसे बड़ी बात करें जैसे मान लीजिए श्रेणियाँ, तो सबसे पहले ऊपर से बात करें तो पामीर ग्रंथि, है ना, पामीर ग्रंथि सबसे ऊपर, इसी को पामीर ग्रंथि यानी कि जो ग्रंथि है का श्रेणी है ना दोस्तों। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो इसमें जो हिंदू का श्रेणी है उससे नीचे हम थोड़ा सा आएंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये सुलेमान श्रेणी है ना दोस्तों। ये हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये सुलेमान श्रेणी इसके नीचे मिल जाएगा। कहाँ पे, ये पाकिस्तान है, ये भी सुलेमान श्रेणी कहाँ पे स्थित, ये दे रखा है पाकिस्तान है ना, तो ये पाकिस्तान में ये नहीं मिल जाएगी, ये कुनकुल श्रेणी हो जाएगी दोस्तों, है ना, ये चीन के अंदर हो जाएगी, है ना। अब नीचे थोड़ा सा ये तो हमने भारत के बाहर की जो श्रेणियाँ पढ़ी उसके थोड़े नीचे आएंगे दोस्तों, तो हमें जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी श्रेणियाँ पढ़ी, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपको जैसे कि अब लद्दाख श्रेणी है ना, तो लद्दाख श्रेणी कहाँ है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी आपको ये जम्मू कश्मीर में कहाँ, लद्दाख श्रेणी कहाँ मिलेगी दोस्तों, ये लद्दाख श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी, जाश्कर श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और जो एक और श्रेणी जिसके अंदर काराकोरम श्रेणी है ना, काराकोरम श्रेणी भी इसी अंदर। तो ये जो K2 है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की यानी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जिसको बोला जाता है, कंचनजंगा यानी दूसरी सबसे माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा है ना। इसकी लंबाई दोस्तों की बात की जाए 2344 किलोमीटर है, 2344। और सबसे हमें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो हमारे जो हमारे भारत देश है वो तिब्बत, यानी तिब्बत की जो माउंट एवरेस्ट है वो माउंट 8848 दोस्तों। लेकिन वो अभी जैसे कि अभी कुछ जो अभी रिसर्च की है दोस्तों पुरातत्व विभाग ने, तो उसमें बताया 8850 किलोमीटर, यानी कि हमारे भारत देश की जो हमारे तिब्बत का जो माउंट एवरेस्ट है वो कितने दोस्तों, वो तिब्बत के ऊपर से, तो वो उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई जैसे 8850 किलोमीटर, 2 मीटर अभी सेंटीमीटर बढ़ गई। यानी कि हमारे भारत जो पृथ्वी दोस्तों वो धीरे धीरे क्या है, मतलब एक दूसरे से थोड़ी जैसे मान लिया एशिया हमारा जो महाद्वीप भारत देश पृथ्वी 7 भागों में विभाजित दोस्तों, जैसे मान लीजिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिका महाद्वीप है ना, ये सब महाद्वीप दोस्तों हमारी पृथ्वी ये है। तो दोस्तों ये क्या धीरे धीरे ये पृथ्वी टुकड़े इस तरीके से, तो ये क्या अलग हो रही है, धीरे धीरे क्या अलग हो रही है, तो धीरे धीरे जैसे अलग हो रही है जैसे पृथ्वी के जो परिवर्तन दोस्तों परिवर्तन आता जा रहा है, यानी उसमें क्या है परिवर्तन आ रहा है दोस्तों,
तो जो परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि जो परिवर्तन आने की वजह से क्या है, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों बढ़ चुकी है ना। तो वो क्या है, बढ़ गई दोस्तों। इसकी वजह से क्या है, वो उसका जो क्षेत्र था वो थोड़ा वो बढ़ गया। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के 8,800 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो सन 1956 में किसने की? 1856 की जो की दोस्तों के साथ माउंट एवरेस्ट नाम के आदमी ने की थी दोस्तों। और इसकी जो लोकेशन 5640 यानी कि उत्तरी अक्षांश देशांतर को 5640 से और भी लोकेशन इसमें दे रखी थी। तो माउंट एवरेस्ट बहुत सारे मतलब कुछ भारत के लोग जैसे अर्जुन पाइबे जी, अरुणिमा सिन्हा है ना, ये और जैसे अर्जुन भाईपे जी है ना, ये सबसे पहले कौन तो ये जो जो जंको तुबई थी है ना, बछेंद्री पाल जक्को तो जंको तुबई, अरपा शेरपा है ना, अशप्पा शेरपा, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग अपने समय 1963 में गए थे इस तरीके से माउंट एवरेस्ट पे। तो माउंट एवरेस्ट में भी जो है वो सबसे ऊंची चोटी और वहाँ पे लोग चढ़ाई भी करते हैं ना दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये तिब्बत के माउंट एवरेस्ट यानी भारत और तिब्बत के जो बॉर्डर जैसे वहीं पे ये भारत ये वहीं पे स्थित है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है और शायद आप समझ गए होंगे। तो ये जो तिब्बत है दोस्तों, ये माउंट और कंचनजंगा दोस्तों आप दे रखा है इसके अंदर। जो कंचनजंगा केटू जो है वो कहाँ स्थित दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित। आप शायद समझ गए होंगे इसमें। तो इसमें कौन कौन श्रेणी है वो? जैसे लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी कहाँ मिल गई दोस्तों? जम्मू कश्मीर। कहाँ मिल जाएगी दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये तीनों श्रेणियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे दोस्तों, हमें तो अब नीचे आएंगे दोस्तों, इसमें दे रखा है कि कैलाश श्रेणी। अब दोस्तों इसमें कैलाश श्रेणी की बात करें, कैलाश श्रेणी कहाँ है? ये तो हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएंगे तो हमें कैलाश श्रेणी मिलेगी। कहाँ पे? कैलाश श्रेणी ये जो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से दोस्तों में राज्य हिमाचल प्रदेश से ऊपर उत्तराखंड के ऊपर थोड़ा सा कैलाश श्रेणी मिलेगी। यहीं से दोस्तों जो कैलाश श्रेणी से ही दोस्तों हमें जैसे कि तीन अपन बोलते हैं ना कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैलाश श्रेणी, कैलाश के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर श्रेणी से दो ही नदियाँ निकलती है, जिसका नाम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियाँ इससे निकलती है दोस्तों। और ये नदियों से निकलती है दोस्तों। ये जो नदियाँ है ना दोस्तों, इनकी अपनी अपनी एक नदी जाती है दोस्तों यहीं से। ये नदी के बारे में थोड़ा डिटेल बाद में करेंगे। एक नदी इधर जाती है, एक नदी इधर जाती है, यहीं से निकलती है दो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और एक कैलाश के मानसरोवर झील से। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के यानी किसी को बोला है कि तिब्बत का और कैलाश के मानसरोवर झील से दो नदियाँ निकलती हैं, जिनका नाम दोस्तों एक तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी सिंधु नदी यानी कि 2800 किलोमीटर उसकी लंबाई, और छोटी और जो एक और नदी जिसका नाम है तिब्बत की जो सांगपो नदी, वो भी यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती? कैलाश की, यानी इसका नाम कैलाश श्रेणी यहीं पर स्थित है। कहाँ पे है? ये यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना, आप शायद समझ गए होंगे ना। फिर नीचे याद करें दोस्तों, तो हमें ये धौलागिरी की श्रेणी आएगी। धौलागिरी की श्रेणियाँ ये पूरे क्या है दोस्तों? भारत बहुत ही ऊंचा एरिया यानी 900 मीटर से ऊंचाई पर ये स्थित दोस्तों। यहाँ पे श्रेणी दोस्तों अधिकतर आपको शायद समझ में होंगे दोस्तों, श्रेणियाँ क्या है? पर्वतों में मिलती है ना। ये पर्वतों में ही सबसे ज़्यादा श्रेणियाँ मिलती हैं हमें, और यहीं पे हमें पर्वतों में श्रेणियाँ मिलती है, और यहीं पे ये श्रेणियों का नाम बांट दिया जाता है। जहाँ पर्वत होंगे वहीं पे श्रेणियाँ होगी, इसलिए इसका नाम श्रेणियों में बांट दिया जाता है, क्योंकि ये सब एरिया क्या है? श्रेणियों वाले नहीं, पर्वतों वाला एरिया है दोस्तों, है ना। तो अब ये धौलागिरी की श्रेणी यहीं पे मिलेगी। कहाँ पे? ये हमारे ये हमारा जो भारत देश है, जो चीन का जो हिस्सा है, जो चीन के हिस्से में हमें धौलागिरी की श्रेणियाँ मिले। उसके नीचे थोड़ा सा आप लोकेशन समझ रहे होंगे, ये जो त्रिकोण दे रखे हैं ना, यही उनकी यानी कि इन्हीं त्रिकोण का मतलब होता है श्रेणी, यानी पर्वत के ऊपर, है ना। सर समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अन्नपूर्णा श्रेणियाँ। अन्नपूर्णा श्रेणियाँ भी हमें दोस्तों ये मिलेगी दोस्तों हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ये तिब्बत के अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा। फिर इसी के पास में दोस्तों एवरेस्ट है ना। ये एवरेस्ट में थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ कहाँ पे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो ये माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये रहा यहाँ पे, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर्वत तो यहीं पे स्थित है, जिससे और यहीं पे दोस्तों ये हिमाचल मकालू है ना, मकालू, और ये यहाँ पे सब, और ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये दोनों चोटियाँ यहाँ पर स्थित दोस्तों, है ना। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कंचनजंगा। एक तो कंचनजंगा है ना, केटू, और ये कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है ना, ये कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा इसकी श्रेणी है दोस्तों यहाँ पे केटू। और इसी में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोस्तों, हमें क्या मिलेगा? सांगो। ये तो बाद में नदियों के बारे में नीचे पढ़ेंगे बाद में उसके, ताकि नदियों के बारे में आपको पूरी डिटेल अच्छी तरीके से समझ कौन सी नदियाँ कौन से क्षेत्र में से निकलती है और कहाँ पे जाके वो गिर जाती है दोस्तों, है ना। तो अब दोस्तों हम बात करें नामचा बर है। नामचा बर दोस्तों, ये नामचा बर हुआ दोस्तों ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बर वाटर, ये भी कहाँ स्थित दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। पटकाई है ना, पटकाई श्रेणी, ये पटकाई श्रेणी भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पटकाई, नाम से याद रखिए, पटकाई श्रेणी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे मिलेगी जो नागा श्रेणी। तो नागा श्रेणी कहाँ है दोस्तों? नागा श्रेणी नागालैंड में स्थित है ना। इसमें थोड़ा पठारी पर्वत है एरिया, तो इसमें नागा श्रेणी हो जाएगी। फिर मिजो श्रेणी यानी मिजोरम के अंदर मिजो श्रेणी मिल जाएगी हमें, है ना। मिजो श्रेणी कहाँ मिलेगी दोस्तों? मिजो श्रेणी। फिर गारो खासी जयंती मेघालय की श्रेणियाँ है ना। तो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ, यानी कि इन्हीं को श्रेणियाँ पर गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ है ना। तो इन्हीं को गारो खासी जयंती हम श्रेणियाँ
बोल दिया जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी नीचे आएंगे, फिर जो जो थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, तो हमें कुछ महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ मिलेगा, है ना। ये तो बहुत सारे, फिर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगी ये हमारे को, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश के पास में ये महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1501 किलोमीटर की समथिंग इसकी ऊंचाई रहेगी दोस्तों। फिर उसे और ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, हम ऊंचा जाएंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा दोस्तों, हमें मलयगिरी की पहाड़ियाँ, गरवट की श्रेणी, और रामगढ़ की श्रेणी, ये हमें दोस्तों कहाँ मिलेगा, ये उड़ीसा में, है ना। गरवट की श्रेणी और मलयगिरी की श्रेणी कहाँ मिलेगा दोस्तों, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में मिलेगा दोस्तों, है ना। उड़ीसा में महानदी दोस्तों, आपको शायद समझ रहे होंगे उसमें, है ना। तो ये हम थोड़ा ये फिर इधर के श्रेणी में बात करिए, तो हम ये इधर का एरिया होगा, थोड़ा बीच वाले एरिया की बात कर लेते हैं। बीच वाला एरिया की क्या लोकेशन है, बीच वाले एरिया में दोस्तों हमें कहाँ, कौन सी, जैसे बुंदेलखंड का पठार, ये कहाँ मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ के, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और ये थोड़ा छत्तीसगढ़ है। तो बुंदेलखंड का पठार, और ये जो है मेकालू, ये महादेव की पहाड़ियाँ, ये कैमूर श्रेणी, यहीं से बहुत सारी निकलती है, जैसे कैमूर के टोंस नदी, ये नदी कैमूर श्रेणी से निकलती है, जैसे बुंदेलखंड का पठार, ये पठार हमें भारत देश के अंदर ही मिलेगा दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इस पर दे रखा है कि आज जैसे आगे बढ़ते दोस्तों, तो इसमें जैसे मान लिया जाए कि अरावली श्रेणी कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ दोस्तों, मतलब अरावली श्रेणी कहाँ दोस्तों, ये तो ये कहाँ मिलेगी दोस्तों हमें, ये हमें मिलेगी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सबसे पहले बात है अरावली श्रेणी कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित दोस्तों। फिर ये जो मतलब अरावली श्रेणी, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है दोस्तों, से हम समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे दे रखा है कि विंध्य श्रेणी, है ना। तो विंध्य श्रेणी कहाँ दोस्तों, ये अरावली श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी, ये सतपूर्ण श्रेणी, ये महादेव श्रेणी, ये सभी श्रेणी हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। इसको याद करने की शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँ तो अविषम याद रखिए, अविषम इसको याद रखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल समझ कि अविषम यानी कि इस तरह की अरावली श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी, सतपूर्ण श्रेणी, ये महादेव श्रेणी, इस तरीके से आप शायद समझ गए होंगे ना। और ये कैमूर श्रेणी, ये सभी श्रेणियाँ मध्य प्रदेश पाई जाती है। लेकिन जो बुंदेलखंड का पठार है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, और ये मध्य प्रदेश का एरिया है ना। तो ये छत्तीसगढ़ के एरिया के पास से बुंदेलखंड दोनों भागों पठार है। बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों, ये बहुत ही एक कम खाद्यान्न, कम मतलब उर्वरक शक्ति की वाला पठार है दोस्तों। और यहीं से बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार अलग अलग होते हैं ना। तो ये कहाँ है बुंदेलखंड का पठार, ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाला पठार है ना। तो ये शायद आप समझ गए होंगे इसमें आपको कि ये छत्तीसगढ़ का पठार कहाँ है। और ये जो मालवा का पठार, ये बहुत ही एक उपजाऊ पठार है, यानी काफ़ी उर्वरा शक्ति वाला पठार है मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार जिसके लगभग 500-600 मीटर की ऊंचाई पर है। अधिकतर पठार दोस्तों आपको बता दें, बहुत से अधिकतर पठार दोस्तों 600 मीटर, यानी कि समुद्र तल जो है ना दोस्तों, उससे लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर ये पठार पाए जाते हैं दोस्तों। शायद आप समझ जाए, लेकिन जो समुद्र तल है, जैसे समुद्र तल से हमें केवल 600 मीटर की ऊंचाई तक ही हमें पठारों की जो पर्वत उतने ऊंचे नहीं होते दोस्तों पठार, ये लगभग बहुत ही छोटे पठार होते हैं, यानी कि लगभग इनको समुद्र तल से 600 या ज़्यादा 600 मीटर ही हमें पठारों को मिलता है। यानी कि सबसे बड़ा पठार की बात करें, मान सबसे ऊंचा पठार मालवा का पठार, जैसे दक्कन का पठार है ना, ये काफ़ी ऊंचाई पर है ना। दक्कन का पठार ये इस तरीके से पठार 18,000 लगभग समथिंग ये किलोमीटर फैला हुआ है ना। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ये तो सब जितने पठार दे रखे दोस्तों, ये हमें अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में हमें मिलते दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। तो ये पठारों समझने में वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई का, इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, पूरा आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर नीचे आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ा सा समझ में आ जाए दोस्तों। फिर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी श्रेणी है। ये जो श्रेणी है दोस्तों, एक श्रेणी है अष्टमुड़ी, ये सुनहला श्रेणी, ये कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में मिलेगी दोस्तों ये श्रेणी। अब नीचे श्रेणी एक और दोस्तों, इधर श्रेणी आती है गिर की श्रेणियाँ। गिर की श्रेणी कहाँ है, तो ये गिर की श्रेणी मध्य गुजरात के अंदर, गिर का राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। और इसी के अंदर जो गिर के जो बब्बर शेर होते हैं वो गिर की श्रेणी में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये गिर श्रेणी, ये प्रायद्वीप हिस्सा है गिर श्रेणी का, है ना। उसी महानदी साबरमती नदियों के बारे में अलग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे दोस्तों, शायद आप समझ में आ जाएगा इसमें कौन कौन श्रेणी कहाँ पर स्थित है ना। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये तो हमारा सिलेमन श्रेणी हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, हमें एक श्रेणी मिलेगी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हमें नीलगिरी की श्रेणी। ये नीलगिरी श्रेणी कहाँ है दोस्तों, नीलगिरी श्रेणी आपको मतलब केरल के अंदर मिलेगी। नीलगिरी श्रेणी कहाँ है, केरल के अंदर मिले। अन्नामलाई मन्नामलाई की श्रेणी ये तमिलनाडु के अंदर मिलेगी। कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर मिलेंगी दोस्तों ये श्रेणियाँ, शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ दोस्तों, तो जैसे कि आगे दे रखा है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई तमिलनाडु के अंदर। अब बात करेंगे कि अन्नामलाई, अब जैसे नीचे दे रखा है इसके अंदर कि तब 1300 कार्डामम की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी है, कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी कहाँ दोस्तों, कार्डामम की पहाड़ी आपको नीचे मिलेगी, ये
केरल के अंदर। कहाँ मिलेगी ये? केरल के अंदर कार्डामम की पहाड़ी मिलेगी। केरल के अंदर ही ये स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? कार्डामम की पहाड़ी, यानी कि सबसे लास्ट की जो पहाड़ी है, जब उतरी ऊपर से नीचे हम देखेंगे दोस्तों, तो हमें सबसे जो नीचे नीचे का जो एरिया है कौन सा? कार्डामम का, यानी केरल का सबसे नीचे एरिया है, तमिलनाडु सबसे नीचे का एरिया है। तो कार्डामम की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों, ये लगभग 1693 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है दोस्तों। और ये हमें कहाँ पे ये स्थित? केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। तो ये जो श्रेणी है दोस्तों, ये सब के अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियाँ पाई जाती है दोस्तों। और इन श्रेणियों से हमने क्वेश्चन में ये सारी श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित, कैसी श्रेणियाँ हैं, कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है, ये हमने इसमें कवर किया है दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे कौन सी श्रेणी कहाँ पर स्थित है। अब नीचे थोड़ा सा और बात करें तो अब ये तो श्रीलंका हो जाएगा। शायद श्रीलंका की राजधानी जयरावर्धन है यहाँ पे, है ना। और इसी को मन्नार की खाड़ी इससे अलग करती है। किसको? भारत देश से मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी इसलिए क्योंकि पाक जल मध्य इसी में स्थित है, और ये मन्नार की खाड़ी इसको अलग करती है दोस्तों, है ना। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों सब इसमें इसमें दे रखा है बहुत सारा कि जैसे कि हमारा जो तटीय एरिया है कौन सा? ये जो तटीय एरिया है ये वाला ये जो तटीय एरिया दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों कि हमें ये तटीय एरिया यानी कि मान लिया कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये गुजरात का तटीय क्षेत्र है, और ये गुजरात का, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, सॉरी गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, है ना। ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ये हमारा ओडिशा हो जाएगा। ये सब तटीय एरिया दोस्तों। उन्हें तटीय एरिया के अंदर ही इसको मंडल में बांट दिया गया। कैसे मंडल कैसे बांट लिया? मतलब मान लिया जाए कि मंडल का मतलब ये नहीं कि उसको उस क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर ये नाम दे दिया गया है दोस्तों, है ना। तो आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अपन चलेंगे कहाँ तो जैसे मान लिया जाए यहाँ से अपन कोंकण, जैसे गुजरात के महाराष्ट्र से ऊपर चलेंगे तो ये जो आएगा दोस्तों, ये गुजरात की महाराष्ट्र, गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र तक हमें कौन सा मिला दोस्तों? कोंकण तट। कौन सा मिला? कोंकण तट। नीचे फिर आगे आएंगे तो गुजरात से फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा से लगा तो नीचे आएंगे तो केंद्रा तट। कौन सा मिला है? कर्नाटक के और गोवा से जो पास में जो मिलेगा वो दोस्तों हमें मिलेगा दोस्तों केंद्रा तट, है ना। कोंकण तट, केंद्रा तट, और फिर नीचे आएंगे दोस्तों हमें जो मिलेगा मालाबार तट। कौन सा मिलेगा? मालाबार तट। ये जो केरल का हिस्सा है इसको मालाबार तट बोला जाता है ना। ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा दोस्तों। फिर थोड़ा सा अब इधर इधर की बात करें तो इधर को हमारे सब है ना उत्तरी सरकार तट, है ना। उत्तरी सरकार तट ये नदी ये मिल जाएगा। ये उत्तरी सरकार यानी ओडिशा का हिस्सा है, थोड़ा आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये ओडिशा का ये तो ये मिल जाएगा हमारा उत्तरी सरकार तट। थोड़ा सा नीचे दक्षिण सरकार तट, है ना। थोड़ा सा नीचे दक्षिण सरकार तट, फिर कोरोमंडल तट। ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो तमिलनाडु के बीच में ये तेलंगाना कौन सा हिस्सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा समझ गए होंगे पूरा आपको कौन सा तट कहाँ पर स्थित। कर्नाटक तट, केंद्रा तट, कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट यहाँ पर स्थित। कहाँ पे? ये उत्तरी सरकार तट, दक्षिण सरकार और कोरोमंडल तट। ये कहाँ तक स्थित है? ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ये कोरोमंडल तट आपको मिलेगा। वो उत्तरी सरकार तट केवल ओडिशा मिलेगा, और ओडिशा नीचे आएंगे तो हमें दक्षिण सरकार तट, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों तेलंगाना और तेलंगाना के पास दक्षिण तक वो कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में ये कोरोमंडल तट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ तटीय एरिया था दोस्तों, इसमें आपको कवर किया अपन ने कौन सा एरिया कहाँ पर स्थित है कर्नाटक। तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया कहाँ पर स्थित है, तट कहाँ पर स्थित है ना दोस्तों। अब ये जो हमने एरिया पढ़ा था, अब थोड़ा सा हम डिटेल में अब कुछ नदियों में भी पढ़ना बहुत सारी, क्योंकि नदियाँ संबंधित क्वेश्चन हमें एग्जाम कौन सी नदी कहाँ से निकलती है कैसे नहीं, तो हम लोकेशन के एग्जाम के बेस पे ध्यान रखें और नॉलेज के बेस पे ध्यान कौन सी नदी कहाँ से। तो सबसे पहले हम नदी की बात करें दोस्तों, तो सबसे नदी की बात करें दोस्तों, उसमें सबसे नदी दे रहेगी मान लिया कैलाश श्रेणी। जूम करके देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखें तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि सबसे पहले नदी निकलती है, जैसे मान लीजिए कि कैलाश श्रेणी से 2 नदियाँ निकलती है। कैसी नदी निकलती है? सबसे पहले हम नदी निकलती है यहाँ से निकलती है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब निकल ये पूरी नदियाँ जब क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई दोस्तों आपको पता 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन भारत के अंदर केवल 994 किलोमीटर ही बहती है, वो खाली जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना। फिर ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये जो नदी है ना, तो ये जो नदी निकलती यहाँ पे आती है, और ये कुछ नदी उधर वैसे बढ़ती है, लेकिन ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। लेकिन एक नदी निकलती है दोस्तों जास्कर श्रेणी से, जिसका नाम है झेलम श्रेणी। क्या है? झेलम नदी निकलती है दोस्तों ये जास्कर श्रेणी से, और जम्मू कश्मीर से निकलती है यहाँ से, है ना। यहाँ से निकलती है ये नदी और यहाँ से होकर ये आती है। और एक और नदी निकलती है जास्कर श्रेणी से ही चिनाब नदी यहाँ से निकलती है ये चिनाब नदी चिनाब नदी में झेलम नदी मिल जाती है, थोड़ा सा आगे आती है तो। और उसी नदी में थोड़ा सा एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी भी निकलती है दोस्तों यहीं से जास्कर श्रेणी से निकलती दोस्तों। और ये नदी दोस्तों ये कहाँ पे आके मिल जाता है? कहाँ पे मिल जाता दोस्तों? ये भी चिनाब में आ गई। दोनों नदियाँ झेलम और चिनाब में, झेलम और रावी नदी कहाँ पे आके मिल जाती है? ये दोनों नदियाँ यहाँ पे आके मिल जाती है दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, तो जैसे दे रखा है और नीचे आएंगे दोस्तों नदियों में तो हमें जो मिलेगा नीचे का जो एरिया में मिलेगा दोस्तों हमें जैसे कि
नीचे का एरिया में कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी दोस्तों, तो डिटेल में बात करें थोड़ा सा और। तो इसमें ये जो कोमेट का, ये कोमेट श्रेणी है और ये कोमेट की श्रेणी, और इसी में जो ये जो श्रेणी मंडल है, ये कोमेट हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये कोमेट की श्रेणी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। और ये जो दोस्तों ये तुम्हें नदी के बारे में बात करी, जो कि एक तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर से। एक नदी निकलती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के जो मतलब जो सतलज नदी है, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी से निकलती है नदी सतलज नदी। तो सतलज नदी कैसे, सतलुज नदी निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती दोस्तों, ये निकलती है, जैसे कहाँ से, ये निकल गई यहाँ से, कैसे, ये यहाँ से निकलती ये गई, और ये नदी, ये पूर्ण है, यहीं से निकलती है रावी नदी, व्यास नदी, पंजाब की व्यास नदी, ये पंजाब की व्यास नदी में निकलती है और इसमें आके मिल जाती है। हम जो ये जो नदी सब नदी कहाँ है, इधर से सतलुज नदी गई और ये ब्रह्मपुत्र मिल गई, उधर से चिनाब नदी भी इसके अंदर मिल जाती है। ये सभी नदियों का संगम चिनाब नदी कर लेती है, और ये नदी पूरे जंगम इसमें जम्मू कश्मीर में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में सतलुज नदी में आके मिल जाती है, और ये नदी ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती है दोस्तों। ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी इसके अंदर मिल जाती है, और ये नदी आगे जाके किस में गिर जाती है दोस्तों, ये हमारे अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है दोस्तों। वहाँ पे जाकर ये सारी नदी, इधर की जो नदियाँ पूरे से मिलके वहाँ पे जाकर गिर जाती है दोस्तों, ये नदियाँ सारी मिल जाती है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे की बात करें दोस्तों, तो जैसे दे रखा है, तो जो जैसे दे रखा है इसके अंदर कि ये तो हमारे दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में भी थोड़ा सा नीचे मैं बाद में बताऊंगा क्या है इसकी डिटेल। तो नदियों के बारे में पढ़े, नदियों के बारे में ही पढ़ लेते सही तरीके से। अब दोस्तों दे रखा है अभी ये जो नदियाँ हैं, ये तो अपन ने झेलम नदी, ये इधर की यानी कि जो हमारा पश्चिम एरिया की जो नदी थी इसके अंदर पड़ा दोस्तों। हम थोड़ा सा अब गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम थोड़ा किस तरीके से हुआ, ये नदी कहाँ से, ये हम केवल जो पहाड़ी नदी है वो पढ़ेंगे ना। फिर दे रखा है दोस्तों सबसे पहले कि जो उत्तराखंड, जो हमारी गंगा नदी है, उसके गंगा नदी का नाम गंगा नदी क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। ये गंगा नदी है ना, कौन सी, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी है ना। यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ज़्यादा आप ध्यान रखना। पर लेकिन जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है दोस्तों, ये गंगा नदी गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से। अब देख कैसे निकलती है, जैसे यहाँ से निकलती है गंगा नदी। तो यहाँ पे जब इसका नाम चलता है दोस्तों, ये जब उत्तराखंड के गोमुख से ये निकलती है, कहाँ से, यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड गोमुख से निकलती है। इसका नाम दोस्तों जैसे निकलती है उत्तराखंड गोमुख से, वहाँ से इसका नाम क्या होता है दोस्तों, भागीरथी नदी। क्या नाम है दोस्तों, भागीरथी नदी। लेकिन भागीरथी नदी से बाहर आगे निकलती है दोस्तों, ये आगे नदी निकलती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक नदी आगे नदी मिलती है जिसका नाम होता है भीलगंगा ना, भीलगंगा नदी इसमें आकर मिल जाती है। कहाँ पे नदी में गंगा भागीरथी नदी मिल जाए, इसका नाम जो कि टिहरी बांध इसी पे बना हुआ ना। तो ये जो नदी उत्तराखंड के जो गोमुख से निकलती है जिसका नाम भागीरथी होता है, ये नदी आगे बढ़ती है, इसमें भील के नाम से एक नदी मिल जाती है जिस पे टिहरी बांध बना है दोस्तों। इसी में थोड़ा सा यमुना नदी तो यहीं से निकल जाती है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से ना। तो यमुना नदी हमें यहाँ पे मिल जाती है, ये नदी आगे जाके गंगा नदी मिल जाती है। लेकिन जो गंगा नदी है इसका नाम गंगा नदी कैसे पड़ा है, और ये नदी जो है ये इसका नाम गंगा नदी कैसे पड़ जाता है, इसमें हम थोड़ा डिटेल कर बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें जो नदी गंगोत्री कहने से उत्तराखंड गंगोत्री से गोमुख से निकलती है, इसमें धौली भील गंगा नाम से आगे आके मिल जाती है। और ये जो एक नदी इसी साइड में से पर्वतीय नदियों में से एक नदी पर, ये सब क्या पर्वतीय नदी है, पहाड़ों की नदी है ना। तो यहीं से पर्वतीय नदियों से निकलती है, इसका एक नदी केदारनाथ से निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी। यहीं से पास में से नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी है ना। तो ये मंदाकिनी से नदी निकलती है दोस्तों। तो एक और साइड से नदी धौली गंगा यानी कि धौलीगिरी से निकलती है। और ये नदी यहाँ से जब धौली जो मंदाकिनी रुद्र यहाँ से निकलती है केदारनाथ से, इसका नाम विष्णुप्रयाग होता है। लेकिन जब आगे आती है तो इसमें एक धौली गंगा नाम से मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, धौलीगंगा से कर्णप्रयाग। क्या हो जाता है, धौली गंगा से कर्णप्रयाग होता है। थोड़ी सी और आगे आती है दोस्तों ये नदियाँ मिलकर यानी कि सबसे गहरी नदी, इसका नाम दोस्तों ये विष्णुप्रयाग से निकलती है। लेकिन इसका जो अलकनंदा नाम रहता है, यहाँ से क्या इसका नाम अलकनंदा रहता है विष्णुप्रयाग से। तो इसमें आके गहरी नदी, इधर एरिया की सबसे गहरी नदी होती है और इधर एरिया की ये सबसे गहरी नदी रहती है भागीरथी नदी है ना। तो इधर से जो नदी निकलती है दोस्तों, ये जो धौली गंगा इधर में आके मिल जाती है, जिसका नाम क्या होता है विष्णुप्रयाग से कर्णप्रयाग। फिर थोड़ा सा और आगे आती है तो इसमें नदी है दोस्तों, एक नदी मिल जाती है जिसका नाम नंदाकिनी होता है। तो ये थोड़ा सा और आगे आता है, नंदाकिनी इसमें मिल जाती है एक नदी, यहाँ से निकलती है नंदाकिनी से क्या हो जाता है इसका नंदप्रयाग है ना। विष्णुप्रयाग हो गया, फिर यहाँ से निकल ये हो गया कर्णप्रयाग, हो गया नंदप्रयाग। थोड़ा सा और आगे आते पिंडार नदी इसमें आके मिल जाती है, पिंडार नदी इसमें मिल जाती है दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। क्या हो जाता है, रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया। फिर ये थोड़ा सा और आगे आती है, इधर एक सबसे गहरी नदी के नाम पर चलता रहता है। ये नदी थोड़ा सा आगे आ जाती है, ये दोनों संगम हो जाती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर संगम हो जाता है, इसी के नाम हो जाता है देवप्रयाग। और इसी के नाम से ये गंगा नदी का नाम आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया गया है गंगा नदी किस तरीके से उद्गम स्थल, उसका कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है ना। तो इस तरीके से गंगा नदी का निर्माण होता है दोस्तों। फिर दोस्तों ये जो ये
ये जो नदियाँ हैं ये आगे बढ़ती है गंगा नदी। ये गंगा नदी में से कोसी नदी बिहार का शोक कहना, यानी कोसी नदी भी दोस्तों इसी में बिहार में शोक नदी क्यों, क्योंकि बहुत बाढ़ भूकंप वहाँ पे लाती रहती है ना। तो ये बाहर ये कोसी नदी को बोला जाता है दोस्तों। ये नदी फिर आगे बढ़ती गंगा नदी, इसी में दोस्तों एक मतलब जैसे तिब्बत के लहासा से सिंधु नदी बात कर लिया, तिब्बत के लहासा से ही जो एक मानसरोवर झील से एक नदी जिसका नाम होता है सांगपो नदी, इसको तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है। और ये जो नदी है ना दोस्तों, ये जो नदी ये हमें यहाँ से मिलती है, कहाँ से, ये तिब्बत के मानसरोवर झील यहाँ से नदी ये अरुणाचल प्रदेश में जाके मिलती। तो यहाँ पे इसका नेपाल के इधर में इसको तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश तो इसमें दिबांग और दिहांग दो नदियाँ मिल जाती है, तो इसीलिए इसको नाम क्या हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी जब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, बढ़ती 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 जब इधर ही आती है, तो ये आती है तो उसका ये इसमें दो एक नदी इसको जब ये ब्रह्मपुत्र जब गंगा नदी मिलती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? पद्मा, यानी बांग्लादेश में आके मिलती है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है नदी, यानी इधर गंगा नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में एक नदी में आके मिल जाती है मेघना। तो इसी का नाम आगे आके मिल जाता है दोस्तों मेघना। तो मेघना नदी जब ये आगे चलती है, आगे चलती है दोस्तों यहाँ पे, तो एक नदी तो गंगा नदी की हुगली नदी साइड में निकली जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी गंगा नदी से निकल के साइड में जाती है, और एक नदी गंगा नदी की धारा आगे बढ़ती रहती है, और इसी नदी में आगे पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, और इसका नाम पद्मा हो जाता है। थोड़ा सा और आगे जाती है, उसमें मेघना नदी मिल जाती है, जो कि उधर की सबसे गहरी नदी होती है। तो ये जो नदी होती है मेघना नदी, इसमें इसी आगे 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 आके दोस्तों यही नदी आगे मेघना नाम से चलती है। इसी मेघना नदी के आगे आते आते ये इसका नाम मेघना पड़ जाता है। तो मेघना नदी आगे आगे जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है, और सबसे बड़ा डेल्टा ये यहाँ पे बनाती है दोस्तों। ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और दोस्तों ये इसी सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे आके यहीं बनाती है। इस तरीके से आप गंगा नदी का पूरा नदी तंत्र आप शायद समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो डेल्टा क्या होता है दोस्तों? डेल्टा बना यानी कि कोई नदी जैसे कि जिस तरीके से कोई जो जल स्थल से कोई नदी आती है, और जो जल स्थल में जब जाती है दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा इनका गतिरोध होता है, यानी कि इधर से गति प्रवाह से आती है, उधर से नदियों का जो लहरों से इनका जो टकराव होता है, तो इधर की जो नदियों के जो घेरल जो गति होती है वो कम होती है, उधर की जो लहरों का जो समुद्र के नहरें बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है उधर से बहुत ज़्यादा इसका टकराव होता है दोस्तों। तो उसमें क्या है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इनकी क्या है जो धूल जो होती है अंदर की जो मिट्टी होती है वो क्या है दोस्तों, वो वहाँ पे किनारे पे आकर टकरा टकरा के वो इकट्ठी हो जाती है दोस्तों। और जब वो जो नदी का पानी होता है दोस्तों उन मिट्टी को काट के जब अंदर जाता है, तो वो बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ बन जाती है, जैसे कि मतलब जैसे इस तरीके से आकृतियाँ बन जाती बहुत सारी। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से इधर बन वाले गंगा नदी, ये गंगा नदी का ये समुद्र, और इधर का गंगा नदी, तो इधर से पानी आता है दोस्तों। तो ये क्या है कि ये पानी जब आता है तो इसमें क्या है कि यहाँ पे टकरा था, तो ये कई सारे जलधारा में बढ़ जाता है, और इधर बालू रेतों का यानी कि मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और कई सारे नदियों में पानी का प्रेशर का ये बढ़ जाता है, और फिर थोड़ा सा और आ गया था, फिर इस तरीके से ये मिल जाता है, फिर थोड़ा आ जाता है, फिर टकरा जाता है, फिर मिल जाता है। इस तरीके से ये नदियों का निर्माण होती है, ये डेल्टा का आकृति बनती जाती है, और ये अपना निर्माण करती जाती है। बालू रेत निर्माण होता है, मिट्टियाँ मिलती जाती, और मिट्टियाँ मिलती जाती है, और ये अपना निर्माण इस तरीके से करती जाती है, जिसकी वजह से इनका ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से डेल्टा यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों, है ना। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की बात करें दोस्तों अपन ने। अब थोड़ी सी और छोटी छोटी नदियाँ भी दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि चिल्का झील है ना, ये कुछ उड़ीसा की चिल्का झील भी दे रखा है इसके अंदर। उड़ीसा की जो चिल्का झील है कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है ना, ये उड़ीसा में जैसे ये है। और अब जैसे चंबल नदी, ये चंबल नदी मान लीजिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापुर, महू के जानापुर, इंदौर के जानापुर पहाड़ी से निकलती है। और ये जो नदी जो सिंधु नदी है ना, ये सिंध नदी, ये भी निकल, ये चंबल नदी सिंध नदी है ना, ये कैमूर श्रेणी, टोंस कैमूर श्रेणी से निकलती है। ये सब श्रेणी इसमें आके मिल जाए। महानदी ये साबरमती गुजरात में बहती है ना, माही नदी ये गुजरात में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है ना, ये धार से बहती है। माही नदी कहाँ से बहती है? धार से बहती है, यानी मध्य प्रदेश के धार से, सरदारपुर नामक गाँव से। और अगर दोस्तों बात करें जैसे कि नर्मदा नदी की, तो 1350 की लंबाई है। और बात करें जैसे चंबल नदी की, इसका 1350, ये चंबल नदी 945 किलोमीटर की लंबाई है, जम्मू को जानापुर से निकलती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर के अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा से, है ना। महादेव श्रेणी से ये ताप्ती नदी निकलती है। गोदावरी नदी कर्नाटक में बहती है ना, महानदी उड़ीसा में बहती है। चंबल इस दिन बता दिए आपको अच्छी तरीके से। कृष्ण नदी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में बहती है ना, ये तेलंगाना का पठार हो गया ना। और इधर जो नदी सतलुज नदी, ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, है ना। ये अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ हैं ना, ये सब तेलंगाना का पठार यहाँ मिल जाता है। कावेरी नदी तो उसको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, है ना। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों, यानी 84% भाग आंध्र प्रदेश लेता है, और तमिलनाडु 14% इसका भाग लेता है। ये कावेरी नदी जल समझौता विवाद था वो इसमें हो गया है दोस्तों। 84% भाग तो वो लेगा आंध्र प्रदेश, और 14% कौन सा लेगा? ये तमिलनाडु लेगा दोस्तों। आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है आपको कि कौन सी नदी का कावेरी नदी जल विवाद है, उसका 84% भाग कौन लेगा दोस्तों? वो आंध्र प्रदेश लेगा, और जो 14% वो तमिलनाडु लेगा दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों।
आगे पर दोस्तों इसमें दे रखा है कि कौन सी नदी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अन्नामलई, अन्नामलई ये तो हो गया था, लक्षद्वीप समुद्र, थोड़ा सा डिटेल में अच्छी तरीके से गोदावरी नदी हो गया ना, गोदावरी नदी कर्नाटक में बहती है। ये सब नदियाँ दोस्तों, ये जो इधर के एरिया में इधर की जो नदी है, सारी नदियाँ क्या है कि ये अरब सागर में दोस्तों गिर जाती है। ये इधर की नदी अरब सागर के लिए इधर माही नदी मिलेगी, काष्ण नदी और कांवे नदी केवल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर की नदी सारी नदियाँ जितनी भी नदी है सब क्या है अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो शायद आप पूरा अच्छी तरीके से इसमें समझ लो। पठार की बात करें तो जो भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय मरुस्थल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसमें ना तो कोई ज़्यादा हमें ये पथरीला हिस्सा है, उसमें ना तो अच्छी मिट्टी मिट्टी ना तो इसमें अच्छी उर्वरा शक्ति होती है, नहीं ये उपजाऊ मिट्टी होती, नहीं इसमें कोई किसी प्रकार कोई खनिज तत्व पाए जाते, नहीं इसमें कुछ ऐसे विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये पूरा ही रेतीला और बहुत ही एक बिना जल वाला बिना पानी वाला एक स्थान है। इसलिए भारतीय मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही गुणवत्ताशील नहीं है, बड़ा उर्वरताशील नहीं है, और नहीं इसमें कुछ ऐसे खनिज तत्व है, मतलब बहुत ही कमज़ोर हिस्सा है इसी राजस्थान, इसलिए भारतीय मरुस्थल इसे कहा जाता है। किसको? राजस्थान के हिस्से को, है ना। फिर ये एक पठार हमारे को मिलेगा उत्तरी मैदान का पठार। ये उत्तरी मैदान पठार, उत्तरी मैदान यानी समतल मैदान है ना, ये पूरा समतल मैदान है, उत्तरी मैदान पठार। उसी से तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा ना, कर्नाटक का दक्कन का पठार इसी में आ जाएगा दोस्तों, है ना। फिर बुंदेलखंड का पठार तो मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, मैं ये बघेलखंड का पठार इसमें साथ पूरा, ये तो पूरा मैंने कवर कर लिया दोस्तों, है ना। फिर इधर इधर जो दोस्तों ये पठार की कंप्लीट हो, जैसे मान लीजिए कि तेलंगाना पठार बता दिया है ना, तो ये सब जो पठार थे ये सारे अपने से ये कंप्लीट कर लिया दोस्तों, कौन कौन से पठार कहाँ पर स्थित है। सब अच्छे तरीके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, नॉलेज के बेस पर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये तो लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इस तरीके से आप सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके, चिल्का झील है ना, ये चिल्का झील उड़ीसा जिले, जैसे कि मान लीजिए झील की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए अनंतनाग झील है ना, शेषनाग झील, अनंतनाग झील है ना, ये सब जिले यहाँ पर स्थित है। चिल्का एक सिक्किम में नाथुला झील, नाथुला दर्रा और जलेपरा दर्रा यहाँ पे से सिक्किम में एक चोलोमू झील, सबसे ऊँची झील है चोलोमू झील है, कौन सी? जम्मू कश्मीर सिक्किम में स्थित है ना। अच्छा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील है? तो इसमें सब अरुणाचल प्रदेश की एक तो अरुणाचल प्रदेश में झील नहीं है दोस्तों, इसमें कोई झील नहीं, इसमें यांग्याप दर्रा है, बोमडिला दर्रा है और पटकुई दर्रा, इसमें ये बोमडिला दर्रा, यांगू जो सेला दर्रा भी इसमें आ गया दोस्तों, है ना। ये सब दर्रा इसमें स्थित है दोस्तों, है ना, यहीं पे स्थित है ना। और ये जो नदी जैसे कि चोलामू झील, एक नदी हमारे को एक केरल के अंदर अष्टमुड़ी झील मिलेगी, बेमना झील मिलेगी ना, बेमना झील के अंदर ही ओणम जो पति का वो होती NH-47 भी ओणम जो बेमना झील के अंदर ये सबसे छोटा राष्ट्रीय नाम कहाँ है? केरल के अंदर, वहीं पर स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? और इसमें प्रतियोगिताएं होती रहती है ना। और जैसे चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील में ये इसी में दोस्तों जो भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण किया था वो चिल्का झील उड़ीसा में किया जाता है दोस्तों। सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील ही है, सबसे ऊंचाई पर झील चोलामू झील ही है। फिर दोस्तों बात करें थोड़ा सा कि ये जो एक नदी एक जिसका नाम है मणिपुर में जो झील है दोस्तों, उसका मणिपुर जैसे यहाँ पे दे रखा है मणिपुर ना, ये मणिपुर इधर का हिस्सा है ना, मणिपुर का ये हिस्सा दोस्तों। और इधर का जो हिस्सा दोस्तों, इधर में हमने को कौन कौन सी अष्टमुड़ी झील, वेमना झील मिल गई ना। और इधर की जो और नदी है जैसे और झील कौन सी दोस्तों? यमुना झील हो गई हमारी, अष्टमुड़ी झील हो गई, और ये झील हो गई। और एक झील है जिसका नाम मणिपुर के अंदर, मणिपुर का जो वेलिंगटन NH-47 वेलिंगटन द्वीप भी कहाँ है दोस्तों? वेमना झील में। ये सबसे मीठे पानी की झील है। और वुलर झील है ना, वुलर झील, चिनाब झील, झेलम झील, ये वुलर झील जो सबसे मीठे पानी, भारत के सबसे मीठे पानी की वुलर झील है ना। और खारे पानी झील चिल्का झील उड़ीसा, और ऊंचाई पर झील को चोलामू झील है ना। और सबसे दक्षिण एरिया से में सब बात करें तो सबसे दक्षिण एरिया में दोस्तों कौन से मीठे पानी की झील है? वो है दोस्तों हमारा वेमना झील, सबसे मीठे पानी की झील है ना। सो इसमें से गोदावरी नदी, इधर दक्षिण के एरिया की सबसे वृद्ध गंगा किसे बोला जाता है? तो गोदावरी नदी को महानदी को बोला जाता है, गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है ना। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है, या फिर इसको दक्षिण की जीवन गंगा, मतलब जीवन रेखा बोला जाता है ना। दक्षिण गोदावरी वृद्ध गंगा दक्षिण की गंगा ना। तो सद आप समझ गए होंगे इसमें। ये झीलों से संबंधित क्वेश्चन इसमें अपन ने कर लिया कंप्लीट, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ पे कौन सी झील है दोस्तों। तो शायद पूरा आप इसमें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा ही भारत का मानचित्र के ऊपर अपन ने पूरी डिटेल कवर किया, कौन कौन से पठार संबंधित और नदियों पर्वत पठार श्रेणियों संबंधित। और दोस्तों इसमें कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर, कौन से देशांतर ऊंचाई, चौड़ाई, दक्षिणी एरिया को, उत्तरी एरिया को दक्षिणी एरिया का नाम क्या, पूर्वी एरिया का नाम क्या है, पश्चिम एरिया का नाम क्या है, सबसे ऊंचा उत्तरी राज्य कौन सा है, जैसे दक्षिण राज्य कौन सा है, पश्चिम पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिम राज्य कौन सा है। उसके जो पठार थे दोस्तों, उसके बाद पठार कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, कौन से पठार की ऊंचाई कितनी होती है,
दोस्तों झीलें को बारे में पढ़ा, और दोस्तों झीलें के नदियों के बारे में, नदियों को उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, और दोस्तों कौन सी नदी कौन से राज्य में बहती है, उसकी गंगा नदी का तंत्र, गंगा नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिल जाती है, कहाँ पे आकर उसका संगम हो जाता है, कौन सा देवप्रयाग, कौन सा नंदप्रयाग, कौन सा विष्णुप्रयाग, देव नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, और अपने रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, गंगा नदी आगे बढ़ती है, उसमें कौन सी नदी कहाँ पे नदी कौन सी मिल जाती है और कहाँ पे जाके गिर जाती है, डेल्टा क्या होता है, और दोस्तों हमने भारतीय मरुस्थल क्या होता है ना। और दोस्तों यहाँ तक कि हमने उसके जो कुछ दर्रे थे उसके बारे में, दर्रे जैसे बहुत सारे ऐसे दर्रे, जैसे मतलब मैं दर्रे के बारे में बता चुका था, जैसे मैंने मान लीजिए जैसे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ऊपर का जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दर्रे, काराकोरम का दर्रा है ना, काराकोरम का दर्रा, ये नीचे आएंगे लेपू लेक दर्रा है ना, माना दर्रा, माना दर्रा, लेपू लेक दर्रा, ये हमारे को कहाँ मिलेगा, ये उत्तराखंड में मिलेगा है ना, पाल घाट का दर्रा है ना, ये हमें उत्तराखंड में मिलेगा। जो रोहतांग दर्रा कहाँ मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा ना, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा है ना, सिक्किम में हमें मिलेगा नाथुला दर्रा है ना, जेलवेला दर्रा के बारे में बताया, अरुणाचल प्रदेश में हमें बोमडी दर्रा, यांग्याप दर्रा, सेला दर्रा मिलेगा ना। सो ये हमने दर्रे से संबंधित क्वेश्चन। और नीचे आएंगे थाल घाट, बोर घाट राजस्थान में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा दोस्तों। और नीचे आएंगे दोस्तों तो हमें केरल के अंदर में भी हमें दोस्तों एक दर्रा मिलेगा है ना। इस तरीके से दर्रे से मैं संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।